वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड। बट उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज आप सभी के लिए है और वो न्यूज है कि आप सभी अगर कर रहे हैं यूजीसी नेट की तैयारी, ऑफ कोर्स कर ही रहे हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए जेआरएफ अड्डा ने लॉन्च किया है, या मैं बोलूं कि एक टेस्ट जो हम हर बार कंडक्ट करवाते हैं वो टेस्ट जो है वो आपके लिए आ चुका है। और ऑल इंडिया जेआरएफ लाइव टेस्ट होने वाला है 13th को, और आप 13 से लेके 14 तक पूरे 24 आवर्स के लिए इस पेपर को दे सकते हैं। 14 को आपको रिजल्ट मिलेगा और आप पेपर 1 का ये टेस्ट होने वाला है, अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं कि किस लेवल की आपकी तैयारी हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना। तो फटाफट से जाइए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आपको ये पेपर जो है, ये मॉक टेस्ट जो है वो जरूर देना है, क्योंकि बिल्कुल एग्जामिनेशन की तरह ही हर क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी और बिल्कुल 50 क्वेश्चन उसी पैटर्न में आपसे पूछे जाने वाले हैं। एंड जो भी आप चाहते हैं कि आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ कहाँ पे मिले, इस पूरे के पूरे चैनल पे जो भी कंटेंट आपको दिया जाता है उसकी पीडीएफ आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाती है। मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, क्विजेस, आप सारी चीजें ले सकते हो। अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए यूजीसी नेट के लिए कंप्लीट बैच रन कर रहा है एंड इस बैच के साथ साथ आपको 10% का डिस्काउंट भी है जो दिया जा रहा है हर एक कोर्स पे और हर एक टेस्ट सीरीज पे। तो अभी हमारा टाइम जो है वो आ चुका है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस का, मॉक टेस्ट लगाने का। तो आप सभी बच्चे AID10 कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हैं उन सभी पे ये एप्लीकेबल होगा और आपके लिए ये कोर्सेज हैं और इनका प्राइस 10% डिस्काउंट प्राइस पे आपको मिल जाने वाला है। एक साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। एंड बहुत जल्द हमारा लाइव क्रैश कोर्स, रिविजन कोर्स स्टार्ट होने वाला है। एंड अभी मैं आपको बिजनेस, फाइनेंस एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस करवा रही हूँ और बाकी सारी जो यूनिट्स हमारी 7 यूनिट्स हो चुकी हैं वो आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं। एंड इसके बाद हम टैक्सेशन करेंगे, तो कंप्लीट अप्रैल में हमारा सिलेबस हो जाएगा। फिर मई में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रैश कोर्स। ये मेरा यूट्यूब का टाइमिंग है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 5 बजे आपके लिए डेली क्लासेस होती हैं और आज भी आपके लिए क्लास हो रही है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मॉडल्स जो है हमारे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको अपने पेपर में एक क्वेश्चन जो है वो कंफर्मली दिखाई देने वाला है। ये एक क्वेश्चन तो 100% है, बट एक से ज्यादा क्वेश्चन भी हमारे पास आ जाते हैं। किसी किसी शिफ्ट में तो 2 से ज्यादा क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मॉडल से। सभी के सभी मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कंपनी ने दिया था, ठीक है, McKinsey & कंपनी। यहां से एक आपके पास 7S मॉडल भी आता है, उसके साथ इसे कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो 7S मॉडल अलग है। ये जो GE इलेक्ट्रिक, जो जेनरिक इलेक्ट्रिक मॉडल है, ये अलग है। ये कौन सी मैट्रिक्स है? 2x2 मैट्रिक्स है। याद रखेंगे 2x2 मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस है और बिजनेस की पोजीशन, इस पे बेस्ड है ये हमारी मार्केट। इसमें हम क्या चीज देखते हैं कि आपका जो बिजनेस है, पर्टिकुलर बिजनेस, उसकी क्या पोजीशन है और किस तरीके से आपकी जो मार्केट है वो चल रही है, तो उस बेसिस पे आप अपने डिसीजंस लेते हैं। तो ये चीज, एक और चीज यहाँ पे है कि ये सिमिलर है BCG मैट्रिक्स के। तो BCG मैट्रिक्स क्या है वो भी हम समझते हुए चलेंगे। तो पहले हम जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल है इसको समझ लेते हैं। सॉरी, एक्सक्यूज मी, ये 2x2 मैट्रिक्स नहीं है, ये 3x3 मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास फैक्टर्स तो 2 ही है, ठीक है, बट आपकी मार्केट अट्रैक्टिवनेस कैसी है? लो, मीडियम, हाई, इस बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया है। बिजनेस पोजीशन को भी स्ट्रॉन्ग, वीक और आपकी जो सेकंड है मीडियम, ठीक है, मीडियम, स्ट्रॉन्ग और वीक, इस पोजीशन पे आपकी जैसी पोजीशन है और आपकी मार्केट अट्रैक्टिवनेस कैसी है उस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। तो देखिए ये एक डायग्राम है, ठीक है, इसको GE मिन्स्की मैट्रिक्स भी बोलते हैं। 2 चीजें यहाँ पे हैं, कंपेटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस यूनिट। मैंने आपको ये सबसे पहली एक चीज बताई थी, जब भी हम पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं 3 चीजें हम उसमें देखते हैं, SBU, ठीक है, एक्सपीरियंस कर्व और लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमने देखा कि ADL मैट्रिक्स में कैसे बेस था उस पे, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास SBU के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चीज देखते हैं और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चीज देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मेरी जो स्ट्रेंथ है बिजनेस यूनिट कैसी है, मेरी लो है, ठीक है, मेरी जो कंपेटिटिव स्ट्रेंथ है मेरे बिजनेस की वो क्या है, लो है, और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी नहीं है। इंडस्ट्री भी ऐसी नहीं है कि वो ऐसे मुझे दिखा रही है कि मुझे फ्यूचर में ज्यादा ये ग्रो करेगा मेरा प्रोडक्ट, ठीक है, ये जो मेरा बिजनेस यूनिट मैंने सेटअप किया है इसका फ्यूचर ब्राइट है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा।
तो ये क्या है, मेरा डेंजर जोन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होता है मुझे, जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है वहां पे मुझे हटानी होती है, अपना पोर्टफोलियो में से इसको हटाना होता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लॉसेज ही होंगे, कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, तो मैं क्यों इसको अपने पोर्टफोलियो में रखूं। फिर उसके बाद अब जब कंपेटिटिव स्ट्रेंथ आपकी मीडियम है बट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस नहीं है, उस केस में भी आपको डेंजर रहेगा, तो यहाँ पे भी आप हार्वेस्ट और डाइवेस्ट करने की बात करते हैं। फिर अगर आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेंथ है वो तो लो है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है, यहाँ पे भी आपको खतरा है। क्यों है खतरा, क्योंकि आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ ही बहुत कम है। जो डिफरेंट और यूनिट्स है उनकी स्ट्रेंथ आप वहां पे इन्वेस्ट करना चाहोगे, या जहां पे आपकी स्ट्रेंथ बिल्कुल कम है वहां पे इन्वेस्ट करना चाहोगे। अब वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे जहां पे आपकी स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे भी डेंजर जोन दिखाया गया है। तो यहाँ पे भी आप हार्वेस्ट और डाइवेस्ट की बात करते हैं। इसको ना जीई स्पॉटलाइट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। वो जीई स्पॉटलाइट मैट्रिक्स क्यों बोला जाता है ये चीज समझेंगे। यहाँ पे 3 कलर है, ग्रीन, येलो और रेड। जैसे हमारी ट्रैफिक लाइट्स होती है ना, उसके 3 कलर होते हैं, तो सेम वैसे ही है। जब वहां पे ट्रैफिक लाइट्स में क्या होता है, रेड कलर का क्या साइन मतलब होता है कि आप रुको, थोड़ा ठहरो। फिर ठहरो का मतलब क्या है कि आप ये चीज देखो कि आपने जहां पे इन्वेस्ट कर रखा है ना, क्या वो आपको फ्रूटफुल होगा आपके लिए, क्या वो आपको रिटर्न देगा आने वाले टाइम में। तो यही चीज यहाँ पे होती है, डेंजर जोन इसको शो किया गया है कि आपको यहाँ पे क्या कर देना चाहिए, आपकी मार्केट अट्रैक्टिवनेस भी सही नहीं है और आपकी पोजीशन भी अच्छी नहीं है, तो आप यहाँ से अपना जो पैसा लगाया हो वो निकाल लो, हार्वेस्ट कर लो। फिर उसके बाद आता है हमारे पास येलो एरिया। इसमें क्या चीज है कि अगर आपकी मार्केट अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा है, आपकी अभी बिजनेस स्ट्रेंथ जो है वो कम है बेशक, पर मार्केट अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास पोटेंशियल है ग्रो होने का, क्योंकि अभी तो आपकी स्ट्रेंथ कम है, बट आप जैसे जैसे काम करोगे, ठीक है, और उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप ग्रो कर सकते हो, देयर आर हाई चांसेस। तो इस वजह से आप क्या करते हो, यहाँ पे अपनी जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हो। ऐसा नहीं करते कि सारा का सारा पैसा वहीं पे लगा दिया, नहीं, सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट करोगे और जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको अभी होल्ड पे रखोगे कि हाँ देख लेते हैं आने वाले टाइम में ये चीजें फ्रूटफुल हो सकती हैं या नहीं। ये डिसीजन लेने के तरीके हैं, लोगों ने इसको डिफाइन किया हुआ है, लोगों ने मतलब जिन्होंने भी, जो थिंकर्स हैं जिन्होंने ये मैट्रिक्स दी हैं, तो आपको इस तरीके से जो उनकी थॉट प्रोसेस है उसको समझना है अपने डिसीजन को लेने से पहले। तो ये चीज यहाँ पे होगी, येलो कलर में ये शो की हुई है कि आपके पास पोटेंशियल है, तो अभी होल्ड करो, अभी मत सोचो कि आप यहाँ से अपना पैसा है जो वापस निकाल लो, इन्वेस्टमेंट अभी आपने डाइवेस्ट नहीं करनी है। फिर अगर आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेंथ मीडियम है और आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी मीडियम है, तो उस केस में भी आपके पास पोटेंशियल रहेगा, तो इस केस में भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट है जो होल्ड करके रखोगे। अगर आपकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस वो क्या है, काफी कम है, तो इस केस में भी आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको होल्ड करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है। जब आपके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो। भले ही इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस कम है बट आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। दैट इज द रीजन आप यहाँ पे भी होल्ड करने का डिसीजन लेते हैं। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज आती है, यहाँ पे ग्रीन, ये जो शेड में है हमारे पास, यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब क्या है कि आप ग्रो करोगे ही। यहाँ पे आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दूं ना तो मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस भी अच्छी है और मेरी जो स्ट्रेंथ है बिजनेस की वो भी काफी अच्छी है, तो जिस वजह से मुझे ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे और मैं अच्छे तरीके से ग्रो करूंगा। तो हम अपने बिजनेस में अगर जब इन्वेस्ट करने जाते हैं तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करती हूँ यहाँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से ग्रोथ मिलनी ही मिलनी है। तो डिसीजन लेने के लिए मैं यहाँ पे रहना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। ठीक है, अगर आपकी यह चीज आपको देखनी है कि आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, अब ज्यादा स्ट्रेंथ आपकी हाई है या मीडियम है या लो है, और उसी के बेसिस पे आपको ये भी देखना है कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस कैसी है। आपकी स्ट्रेंथ होने से कुछ नहीं फायदा होगा, अगर इंडस्ट्री को आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है उस चीज की, तो आप क्या कर लोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ये भी देखना है कि ये चीज का फ्यूचर है या नहीं। ठीक है, अब मैं सपोज करती हूँ कि मेरी पास मोनोपोली है, लगा लो एक हिसाब से, कि मैं ना इंक वाले पेन काफी अच्छे बनाती हूँ, ठीक है, काफी लो रेट पे भी बना दूंगी, पर क्या आज मार्केट में उसकी डिमांड है? आप टाइपराइटर बनाने जाते हो, मैं बहुत अच्छा टाइपराइटर बना सकती हूँ, बहुत चीप प्राइस पे मैं बना सकती हूँ, बट उसकी डिमांड है। जब डिमांड ही नहीं है तो आप जितना मर्जी ज्यादा अच्छा काम कर लो, वो चीज आपके नहीं काम आएगी। ठीक है, तो आपको इंडस्ट्री को भी एनालाइज करना है अपना डिसीजन लेने से पहले। यहाँ पे ये चीज देखिए कि जो आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ है वो किस किस चीज से अफेक्ट होती है। फर्स्ट है आपका मार्केट शेयर, कि आपने कितना मार्केट शेयर होल्ड कर रखा है, 10 से 20% है, 50 से 60% है या 80 से 90% है, ये मैटर करेगा। फिर है आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी,
अब आप प्रोडक्शन कैपेसिटी, कितना प्रोडक्शन कर सकते हो, अगर आप प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे, भले ही इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा हो, बट अगर आप प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे तो आप अपनी बिजनेस की स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हो? नहीं बना पाओगे तो वो यहाँ पे दिक्कत होगी। फिर उसके बाद है प्रोडक्शन एफिशिएंसी। इसका क्या मतलब है कि आप प्रोडक्शन तो कर रहे हो, क्या आप एफिशिएंट हो? क्या आप कम प्राइस पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा पा रहे हो? अगर आप एफिशिएंट नहीं होंगे, जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे आपसे, और वो उस पोजीशन को होल्ड कर लेंगे जो आप होल्ड करना चाह रहे हो। क्लियर? फिर उसके बाद है प्रोडक्शन लोकेशन, कि अब आपकी लोकेशन कहाँ पे है, ये भी मैटर करती है, क्योंकि आपको जब अपना एट द एंड अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना है, तो अगर वो लोग उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे क्या होगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो लोकेशन भी मैटर करती है आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, एक पर्सन है, बहुत अच्छी चीजें वहां पे मिलती हैं, बट उस पर्सन से चीज लेने जाने के लिए मुझे 2 आवर्स का ट्रेवल करना पड़ता है, क्या मैं जाऊंगी? नहीं जाऊंगी। तो लोकेशन मैटर करती है। फिर है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, किस तरीके की आप सेल्स करते हो, क्या आप क्रेडिट सेल्स भी प्रोवाइड कर रहे हो, क्या सिर्फ कैश सेल्स में डील करते हो, किस तरीके का आपका सेल्स स्ट्रक्चर है, ये मैटर करता है। फिर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है, उसको क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से इन पॉइंट्स को समझिएगा। मार्केट शेयर यहाँ पे भी आता है कि मार्केट शेयर आपका कितना है। ठीक है, अगर ज्यादा मार्केट शेयर होगा तभी तो आपके लिए इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस होगी। प्रोजेक्टेड मार्केट ग्रोथ, अब आप कितना मार्केट ग्रोथ करना चाहते हो, आप कहाँ पे देखते हो, आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, वो चीजें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। क्या टेक्नोलॉजी चाहिए आपको, अगर टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स, अगर एक इंडस्ट्री में अब आपको लग रहा है कि टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, तो मुझे भी उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब वही चीज मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि मैं टाइपराइटर बनाने का काम सोच रही हूँ, मैं कर रही हूँ, आज के टाइम में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्या करोगे टाइपराइटर बना के, टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस हो चुकी है। ठीक है, फिर बात आती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपका हर यूनिट में यूज हो जाता है लगभग, आपको इकोनॉमिक्स में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल है क्या? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि जब आप मास प्रोडक्शन करते हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पर यूनिट कॉस्ट ड्यू टू मास प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करने की वजह से आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, तो ये है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर आप ज्यादा लेवल पे प्रोडक्शन करते हो, हमने देखा था ना बिजनेस स्ट्रेंथ में प्रोडक्शन कैपेसिटी देखी थी, तो जितनी ज्यादा आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी उतनी ज्यादा आपके लिए इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हो सकती है, क्योंकि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। फिर है इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, अब जब जो आप इंडस्ट्री है आपकी, जिस प्रोडक्ट में आप जिस इंडस्ट्री में आपका प्रोडक्ट लाई करता है, तो उस इंडस्ट्री की अगर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसी बेसिस पे आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, कंपटीशन फिर मैटर करता है, जितना ज्यादा कंपटीशन उतना ही आप देखते हो कि मेरा कंपटीशन कहाँ पे है, मैं किस पोजीशन पे हूँ, मेरा जो कंपटीटर है वो किस पोजीशन पे है, तो यहाँ पे भी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस यहाँ से अफेक्ट होती है। ये कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, हाँ जी नेहा जी बिल्कुल सही आपने बताया कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन आप ज्यादा करते हो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कम हो जाती है। ठीक है, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये किसने दिया है, माइकल पोर्टर ने, याद रखेंगे। ठीक है, हार्वर्ड बिजनेस प्रोफेसर है। ठीक है, उन्होंने क्या दिया, कुछ जेनरिक स्ट्रेटेजिक मॉडल दिया, किस पे बेस्ड है ये याद रखेंगे, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट मार्केट स्कोप एंड कंपेटिटिव एडवांटेज। दो चीजें याद रखेंगे, स्कोप और कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना अच्छा है, आप अपने कॉम्पिटिटर से कितनी अच्छी पोजीशन पे है, आपका प्रोडक्ट जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी। अब ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलती है कि आपका प्रोडक्ट दूसरे से कितना अलग है। ठीक है, जो आप ऑफर कर रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर क्या ऑफर कर रहा है, उस बेसिस पे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। ठीक है, एक एज मिलना अपने कॉम्पिटिटर से, दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर सिंपल भाषा में हम बोले। ये प्रोडक्ट मार्केट स्कोप क्या है कि अब आपका जो प्रोडक्ट है उसका स्कोप क्या है, वाइडर है या नैरो है, ये चीजें हम देखते हैं। ठीक है, ये चीज गलत हो गई, ये उसमें आना था। ठीक है, इसके अदर नेम्स ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझिए, अ फर्म्स रिलेटिव पोजीशन विद इन इट्स इंडस्ट्री डिटरमाइंस वेदर अ फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी इज अबव और लो इंडस्ट्री एवरेज। अब यहाँ पे आप क्या चीज देखते हैं कि फर्म की जो पोजीशन है एक इंडस्ट्री में, एक इंडस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स हैं जो लाई कर रही होती हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फर्म्स को ही तो हम इंडस्ट्री बोलते हैं। अब हम यहाँ ये चीज देखते हैं कि जो आपकी एक पर्टिकुलर फर्म है, फॉर एग्जाम्पल ये फर्म है, ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसमें जो सारी की सारी फर्म्स हैं
उनके एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, फंडामेंटल बेसिस क्या होता है यहाँ पे, अबव एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी इन द लॉन्ग रन इज सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज। आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे यही इसका बेसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो दो कंपेटिटिव एडवांटेज है ना, उसको दो तरह से बांटा गया, लो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन। आपको कैसे कंपेटिटिव एज मिलती है, या तो आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को लो कर दो, ठीक है, या आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दो दूसरे के प्रोडक्ट से। समझ रहे हो यहाँ पे कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे हो रही है? या तो आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर दो। फॉर एग्जांपल 100 रुपए की कोई चीज मिल रही है, आपका कॉम्पिटिटर भी दे रहा है, आपने क्या कर दिया 90 रुपए की वो चीज देना स्टार्ट कर दी। लोग आपके पास आएंगे, क्यों? आप सस्ता माल दे रहे हो उनको, ठीक है, चीप रेट पे प्रोवाइड कर रहे हो। डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो? प्रोडक्ट तो आपका सेम, जैसे टूथपेस्ट आप बना रहे हो, अब ए कंपनी टूथपेस्ट बना रही है, बी फर्म भी टूथपेस्ट बना रही है, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे दूसरे के प्रोडक्ट से अलग दिखाते हो ताकि लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट की तरफ आए, वो चीज आपको क्या देती है? कंपेटिटिव एडवांटेज देती है। तो ये दो चीजें हैं, आपको ये चीज याद रखनी है। फिर उसके बाद देखिए, जब ये दो बेसिक टाइप की कंपेटिटिव एडवांटेज कंबाइन होती है ना स्कोप ऑफ एक्टिविटीज के साथ, तो फर्म क्या करती है, यहाँ पे उनको जेनरिक स्ट्रेटेजीज मिलती हैं। 3 जेनरिक स्ट्रेटेजीज यहाँ पे आपको दी गई हैं। क्या क्या है वो? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। ये चीज आप यहां से देख सकते हैं। देखिए, कंपेटिटिव एडवांटेज में मैंने क्या चीज पढ़ी? कॉस्ट और डिफरेंशिएशन। स्कोप में मैंने ये चीज देखा, नैरो स्कोप और ब्रॉड स्कोप है मेरे पास। जब ये चीज मिली, ये दोनों चीजें आपस में मिली, ये और ये, तो इसमें हमने क्या चीज देखा कि क्या क्या चीजें आई हमारे पास? कॉस्ट लीडरशिप, ठीक है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन फोकस और कॉस्ट फोकस। ये जो फोकस है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है कॉस्ट फोकस, एक है डिफरेंशिएशन फोकस। क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताई कि आप कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हो, या तो आप अपनी कॉस्ट को कम कर दो या आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दो। तो ये चीज यहां से निकल के आई है। फिर उसके बाद देखिए, अब समझते हैं ये कॉस्ट लीडरशिप क्या है। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या है कि एक फर्म को क्या करती है, वो क्या बन जाती है? लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बन जाती है अपनी इंडस्ट्री में। जब आप लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बन जाओगे, आपको क्या है, आपका प्रोडक्ट है वो कम कॉस्ट पे बन रहा है, तो आपके जो वो होंगे कॉम्पिटिटर्स होंगे, वो उस चीज पे नहीं बना पा रहे हैं, आप अपने कॉम्पिटिटर से भी कम प्राइस पे बना पा रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलती है? एक एज मिलती है, कॉस्ट लीडरशिप आपको मिलती है कि आप उस प्रोडक्ट के क्या हो जाते हो? कॉस्ट लीडर बन जाते हो, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को कम से कम कॉस्ट पे है जो अवेलेबल करवा रहे हो। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये चीज देखना, ये लाइन देखो, अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर मस्ट फाइंड एंड एक्सप्लॉइट ऑल सोर्सेज ऑफ कॉस्ट एडवांटेज। तो अगर किसी पर्सन को सभी कॉस्ट एडवांटेज लेनी है तो उसको कहां पे लाई करना पड़ेगा? कॉस्ट लीडरशिप वाले एरिया में लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा कि जो उसका स्कोप होगा मार्केट का, ठीक है, वो भी ब्रॉड होना चाहिए, और जो कंपेटिटिव एडवांटेज है वो आपको कॉस्ट के जरिए कंपेटिटिव एडवांटेज है जो मिलनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप बनेगी और आप एडवांटेज ले सकोगे हर तरीके की कॉस्ट का। फिर उसके बाद सेकंड देखिए, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी क्या है कि अब क्या है, फर्म जो है उसके पास यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंडस्ट्री में सारी फर्म्स लाइक कर रही है ना, उन सबसे एक फर्म जो है वो अलग है। ये फर्म इस पूरी इंडस्ट्री से अलग है, इसके पास यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपके पास कुछ यूनिकनेस होती है तो आपके जो कंज्यूमर होते हैं, जो बायर्स होते हैं, वो आपको ज्यादा वैल्यू करेंगे, आपसे सामान परचेज करेंगे, आपकी मार्केट में एक अलग पहचान बनेगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, डिफरेंशिएशन की वजह से भी आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिलती है। और इससे आप क्या कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को यूनिकली प्राइस कर सकते हो, अलग प्राइस रखोगे सबसे। बेशक इंडस्ट्री का प्राइस आपका 10 रुपए का रख रहे हैं आप यहाँ पे अलग प्राइस रखते हो, आप 11 रुपए रख सकते हो, 11 रुपए चार्ज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। प्रीमियम प्राइसिंग यहाँ पे आ सकती है। क्वेश्चन बन सकता है, हमारे पास प्राइसिंग भी आता है ना मार्केटिंग मैनेजमेंट में, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैटेगरी में है तो आप कौन सी प्राइसिंग चार्ज करोगे? प्रीमियम प्राइसिंग हम चार्ज करेंगे। दिस इज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन सकता है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। ठीक है, तो आपको किसी चीज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीज समझना आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को अलग बना रहे हो, दूसरों से अलग बना रहे हो, अलग वैल्यूज हैं जो डिलीवर कर रहे हो, तो आपका जो बायर होगा वो आपको आपके प्रोडक्ट को इजिली जो है अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पे फोकस की। थर्ड हमारे पास चीज आई थी फोकस। फोकस क्या है? जेनरिक स्ट्रेटेजी फोकस में इसमें क्या चीज है कि आपका नैरो कंपेटिटिव स्कोप है या फिर वाइडर जो स्कोप है आपका,
हमने ये चीज पढ़ी थी, यहाँ पे स्कोप था, यहाँ पे नैरो स्कोप था, यहाँ पे वाइडर स्कोप था, ठीक है। तो आपका जो स्कोप रहेगा वो नैरो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फोकस की बात यहाँ पे आती है कि जब आपका जो स्कोप है वो क्या है, मार्केट का नैरो है, फिर आप क्या करते हो, एक सेगमेंट को टारगेट करते हो, पर्टिकुलर जगह पे आप फोकस करना ट्राई करते हो। अब आप पूरी मार्केट के बारे में नहीं देखोगे, आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस करोगे इंडस्ट्री की। तो उस इंडस्ट्री के सेगमेंट पे भी जब आप फोकस करोगे तो उसमें भी आपके पास दो तरीके आते हैं, कॉस्ट और डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे कॉस्ट फोकस और डिफरेंशिएशन फोकस आता है, ठीक है। दो वेरिएंट है इसके। कॉस्ट फोकस में क्या होता है, वही फर्म को कॉस्ट एडवांटेज मिलेगी अपने टारगेट सेगमेंट में। याद रखेंगे एक चीज, टारगेट सेगमेंट, ठीक है। तो वो टारगेट सेगमेंट है, सिर्फ उसको ही आप क्या करोगे, आप टारगेट करोगे और उसके बेसिस पे ही अपनी कॉस्ट को कम करके एडवांटेज लोगे। और यहाँ पे जो फोकस डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे भी क्या होगा कि आपको डिफरेंशिएशन मिलेगी बट टारगेट सेगमेंट में मिलेगी, क्योंकि आपका जो स्कोप है वो क्या है, नैरो है, ठीक है। ये जो दोनों के दोनों वेरिएंट्स हैं हमारे फोकस स्ट्रेटेजी के, वो डिफरेंट यहाँ पे रहते हैं कि आपके जो टारगेट सेगमेंट है उसी पे ही फोकस करते हैं, ठीक है, अदर सेगमेंट्स के कंपैरेटिवली। को एक्सप्लॉइट करता है, ये आपका डिफरेंसेस लेके आता है कॉस्ट बिहेवियर में, और जो डिफरेंशियल फोकस है वो एक्सप्लॉइट करता है स्पेशल नीड्स ऑफ बायर। अब आप डिफरेंशिएशन फोकस कैसे कर सकते हो, अब आपका मार्केट का एरिया वो ब्रॉड नहीं है, नैरो है, ठीक है। आप इतने ही लिमिटेड एरिया को टारगेट कर रहे हो, इस लिमिटेड एरिया को टारगेट कर रहे हो, और यहाँ पे भी आप डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हो। तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे, जब जो कस्टमर है उसकी कोई नीड्स है, स्पेशल नीड्स है, आप उनको फुलफिल कर दो। तो उन नीड्स को जब आप फुलफिल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका बायर होगा वो अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ, और आपसे वो प्रोडक्ट है जो परचेज करना स्टार्ट कर देगा। आप एक कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो, एक पर्टिकुलर सेगमेंट, तो आप उसमें डिफरेंशिएशन है जो लेके आ सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज है क्या, आप इसकी रीडिंग भी लगा सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ये पूरी पीडीएफ, ठीक है, रीडिंग लगा लेना। बाकी इसमें जो मेन थीम समझने की है वो यही थीम है कि आपको कैसे अपने जो डिफरेंट बिजनेसेस में आपने पैसा लगा रखा है उसमें आपने ये देखना है कि कौन सा प्रॉफिटेबल है मेरा बिजनेस, कौन सी मेरी एसबीयू प्रॉफिटेबल नहीं है, कहाँ पे मुझे पैसा लगाए रखना चाहिए, कहाँ पे मुझे वहां से पैसा निकाल लेना चाहिए। ये आपके पास सिंपल सी चीज है, इसको समझ लोगे तो आपके दिमाग में एक थीम बन जाएगी, एक बेस बन जाएगा, उसके बेसिस पे आपको ये मैट्रिक्स है जो समझनी है। बीसीजी मैट्रिक्स में है क्या, सबसे पहले ये चीज समझिएगा, ये है किसके लिए, वही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है। यहां से आप क्या डिसाइड करते हो, आप अपने बिजनेस को प्रायोरिटाइज करते हो, मतलब प्रोडक्ट लाइन में ये डील करता है, लिख लीजिए इसको, प्रोडक्ट लाइन में डील करेगा। प्रोडक्ट लाइन मतलब क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिफरेंट है, आप एसी बना रहे हो, आप क्या बना रहे हो, आप रेफ्रिजरेटर बना रहे हो, ठीक है, आप और चीजें भी आ सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, एलसीडी बना रहे हो, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर बना रहे हो, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, ठीक है। अब ये जो चीज है ये है हमारी प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन है ये कि मैं एसी भी बना रहा हूँ, रेफ्रिजरेटर भी बना रहा हूँ, एलसीडी भी बना रहा हूँ, मिक्सर ग्राइंडर भी बना रहा हूँ, है तो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो मेरे कैटेगरी होगी, ये उसमें डिफरेंट मेरी प्रोडक्ट्स लाइन। अब मुझे ये चीज देखनी होती है कि कौन सी प्रोडक्ट लाइन कहाँ पे लाइक कर रही है और किस अकॉर्डिंग मुझे वो क्या देगी, बेनिफिट देगी। अगर मेरी प्रोडक्ट लाइन, यहाँ पे 4 कैटेगरीज बनती हैं, अगर मेरी प्रोडक्ट लाइन स्टार पे है तो मुझे लगता है कि यस ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे मेरी चीजें होनी चाहिए, इस प्रोडक्ट लाइन को मैं कंटिन्यू करूंगी। अगर मेरी कोई प्रोडक्ट लाइन यहाँ पे लाई करेगी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ना तो मार्केट शेयर है ना ही मार्केट ग्रोथ है, इसको हटाओ, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट मत करो, अपना पैसा ब्लॉक मत करो, क्योंकि यहाँ पे तो लॉसेज ही होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। बेसिक थीम मैंने आपको बता दी कि प्रोडक्ट लाइन को ये डील करता है कि कौन सा प्रोडक्ट है आपका, आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें से किस प्रोडक्ट की क्या पोजीशन है वो आप डिसाइड करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन है जो लेते हो। तो यहाँ पे 4 चीजें आती हैं, स्टार्स, कैश काउस, क्वेश्चन मार्क्स और पेट्स। 2x2 मैट्रिक्स है यहाँ हमारी, 2 चीजें हैं, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक होता है मार्केट ग्रोथ, एक होता है मार्केट शेयर, कि आपका एट प्रेजेंट कितना मार्केट शेयर है। दूसरी चीज आती है मार्केट की ग्रोथ, कि क्या आपकी मार्केट ग्रो करेगी, जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो क्या वो प्रोडक्ट ग्रोथ करेगी उसकी या ग्रोथ नहीं होगी, ये चीज हमें देखनी है। तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या किया गया है, आपके लिए जो आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट कैटेगरी है अगर आपका मार्केट शेयर भी कम है, ठीक है, और आपका क्या है मार्केट ग्रोथ भी क्या है कम है, यहां ये चीज गलत लिखी, तो वहां पे आते हैं आपके पेट्स। इसमें क्या है कि आपके पास शेयर भी नहीं है, ना ही आप ग्रो कर सकते। क्या फायदा है आपका यहाँ पे प्रोडक्ट को और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का? यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ से खत्म करने की ट्राई करते हो, आप डाइवेस्ट करने की कोशिश करते हो। जो भी प्रोडक्ट आपका इस कैटेगरी में फॉल करता है, आप उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देते हो, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना बंद कर देते हो, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि ना तो आपके पास मार्केट शेयर है उसका, ना ही आपके मार्केट है वो ग्रोथ हो सकती है उसकी। फॉर एग्जाम्पल एप्पल के आईपॉड, अब एप्पल के आईपॉड थे, अब वो क्या हो गए हैं, बिल्कुल कोई नहीं खरीदता अब उनको, ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में और उसको बंद भी कर दिया गया, ठीक है, ये चीज है। इस तरीके से आपको डिसीजन लेना होता है। फिर दूसरी केस बनता है आपके पास कि आपका जो मार्केट शेयर है वो तो क्या है बहुत ज्यादा है, बट जो आपकी मार्केट की ग्रोथ है वो अब कम हो गई है। जो आपका प्रोडक्ट है ना वो अब ग्रो नहीं कर पाएगा, भले ही शेयर तो आपने बहुत ज्यादा ले लिया मार्केट का, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है, पीएलसी से इसको रिलेट करेंगे, यहाँ पे निकलता है कि ये मैच्योरिटी में आपका जो प्रोडक्ट है वो पहुंच चुका है, उसके पास शेयर तो काफी ज्यादा है पर अब ग्रोथ नहीं हो रही। तो यहाँ पे आते हैं कैश काउस, कि आपका जो पैसा है वो एज इट इज ऐसे ही पड़ा है, वो आपको कुछ ज्यादा अर्न करके नहीं देगा, कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं देगा। उसके बाद आती है थर्ड स्टेज, हमारे पास थर्ड कैटेगरी बनती है जहां पे आपका मार्केट शेयर क्या है कम है, बट ग्रोथ काफी ज्यादा है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको होल्ड करते हो कि हाँ अभी तो मेरा मार्केट जो शेयर है वो तो कम है, बट ग्रोथ इसमें बहुत ज्यादा है, तो ओवर द टाइम मैं क्या है कुछ और प्रमोशनल एक्टिविटीज करके, कुछ और काम करके मैं क्या कर सकती हूँ, अपना मार्केट शेयर है उसको हाई कर सकती हूँ। तो ये है क्वेश्चन मार्क्स। इस क्वेश्चन मार्क बोलते हैं इसको, प्रॉब्लम चाइल्ड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये क्या चीज आती है, ये इंट्रोडक्शन स्टेज में जब मेरा प्रोडक्ट होता है तो उसको मैं क्वेश्चन मार्क्स की कैटेगरी में डालती हूँ। समझ रहे हो कि कैसे इसको आप पीएलसी से भी रिलेट कर सकते हो। डिक्लाइन वाला क्या था, ये पेट्स, यहाँ पे डॉग्स भी लिखा था, ठीक है, डॉग्स और पेट्स के थ्रू हम यूज करते हैं। ये जो डिक्लाइन स्टेज में मेरा प्रोडक्ट हो जाता है तो वो डॉग स्टेज में हो जाता है, वहां से मैं अपना सारा पैसा निकाल लेती हूँ। क्वेश्चन मार्क है कि आपको नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट कैसा अब ग्रो करेगा इंट्रोडक्शन स्टेज में। अब यहाँ पे ग्रोथ रेट है ज्यादा, अभी मार्केट शेयर कम है, तो आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को रखते हो और ये चीज देखते हो कि ओवर द टाइम ये चीज क्या हो सकती है, अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती है। यहाँ पे आप अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की बात करते हो। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि अगर आपका प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क स्टेज में है तो कौन सी प्राइसिंग आप यूज करेंगे, तो आंसर आएगा पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग आप यूज करेंगे, क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आपके पास फोर्थ स्टेज आती है और जो सबसे अच्छी स्टेज है, हर प्रोडक्ट, हर जो मार्केटर होगा, ठीक है, जो प्रोड्यूसर होगा, वो यही चाहेगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो इस कैटेगरी में लाई करे। यहाँ पे आपके पास मार्केट ग्रोथ भी सबसे ज्यादा है और मार्केट शेयर भी सबसे ज्यादा है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्रोथ भी ज्यादा, शेयर भी ज्यादा, हाईली प्रॉफिटेबल। आप ये चीज चाहते हो कि मेरा जो कोई भी प्रोडक्ट है, मेरे प्रोडक्ट लाइन में सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टार में होने चाहिए। बट क्या रियलिटी में ये चीज होती है? रियलिटी में ये कभी नहीं होगा कि आपके सारे के सारे जो प्रोडक्ट होंगे वो सारे स्टार स्टेज में होंगे, या सारे डॉग्स में होंगे, सारे कैश काउ में होंगे, या सारे क्वेश्चन मार्क में होंगे। नो, कोई भी ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हर एक सेगमेंट में आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट है जो लाइक करेगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे फिर आप क्या करोगे, अपना जो प्रोडक्शन है वो चीज करते जाते हो, अपना जो बिजनेस है वो आप रन करते हो, ठीक है। एक चीज यहाँ पे बनती है, ध्यान से समझिएगा, वो चीज क्या है। आपसे ना एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या आपका प्रोडक्ट जब डिक्लाइन स्टेज में है, मतलब जो इस कैटेगरी में है, यहाँ पे पेट्स वाली कैटेगरी में है, तो आप क्या चीज कर सकते हो, क्या डिसीजन आप ले सकते हो। इस कैटेगरी में एक डिसीजन आता है कि आप अपनी नीश है जो उसको फाइंड कर सकते हो, क्योंकि जब आप अपनी नीश फाइंड कर लोगे तो आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो उसको टारगेट करोगे और उसी के बेसिस पे ही आप क्या करोगे, अपने जो प्रॉफिट्स है वो अर्न करोगे। तो ये सेगमेंट में आप क्या कर सकते हो, डॉग सेगमेंट में भी आप अपनी नीश फाइंड आउट कर सकते हो। बट ये चीज क्या है, यहाँ पे अगर आपको नीश फाइंड करनी है तो वो चीज ठीक है यहाँ पे, बट अगर इन जनरल हम बात करें तो कोई भी बिजनेस है वो नहीं चाहता कि मेरा प्रोडक्ट है जो वो यहाँ पे रहे। तो मैंने आपको ये चीज समझा दी है, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म है ये क्या है, बोस्टन मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या इंपैक्ट बताता है मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ का, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। 4 कैटेगरीज हैं, डॉग्स, कैश काउस, क्वेश्चन मार्क्स एंड प्रॉब्लम एंड स्टार्स। क्वेश्चन मार्क्स को प्रॉब्लम चाइल्ड भी बोलते हैं और डॉग्स को हम पेट्स भी बोलते हैं।
ठीक है, समझ आ गया है तो अच्छी बात है। कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने की कोशिश की है, बट इन केस आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर सकते हैं, ये तो बोलने की जरूरत है नहीं, आप कर भी देते हो, बट ये चीज है, आप इसको देख सकते हो कि कैसे मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। एक लास्ट में यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसा कि मैंने आपको आइडिया भी दिया कि कैसे हम पीएलसी से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो पीएलसी से रिलेट करने के लिए जब मेरे पास इंट्रोडक्शन स्टेज होगी तो वहां पे मेरा जो टाइप ऑफ ये जो कैटेगरी बनेगी वो कौन सी बनेगी, यहाँ पे बनेगा प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क बनेगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा प्रोडक्ट कैसा होने वाला है। जो ग्रोथ स्टेज होगी वहां पे क्या होगा, स्टार बनेंगे। ठीक है, स्टार वाली कैटेगरी यहाँ पे आएगी। फिर उसके बाद जब मेच्योरिटी होती है तो यहाँ पे मेच्योरिटी स्टेज में कैश काउज आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मार्केट शेयर बहुत ज्यादा होता है, बट आपकी अब जो क्या है, वो जो मार्केट ग्रोथ है वो कम हो गई है। मार्केट ग्रोथ हमें पता है कि मेच्योरिटी स्टेज पे ही आके हमारी क्या होती है, डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है हमारा प्रोडक्ट की सेल्स। तो यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं, और डिक्लाइन स्टेज में आप डॉग्स को है रख सकते हैं। तो इन केस आपका कोई क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाता है तो आप यहाँ से इस तरीके से उसको सॉल्व है जो कर सकते हैं। क्लियर है? तो डिसीजन कैसे लेने हैं इस बेसिस पे, वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आप क्या चीज देखते हो, आप करते हो पोजीशन को चेक करते हो, क्या मेरी पर्टिकुलर पोजीशन है, क्या मैं यहाँ पे डॉग्स में हूँ, स्टार्स में लाई कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क्स पे लाई कर रहा हूँ, या कैश काउज पे लाई कर रहा हूँ, ये चीज आप देखते हैं। दूसरी चीज आप क्या देखते हैं, पोजीशन आपने चेक कर ली कि मैं कहाँ पे हूँ, अब आप ये चीज देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी मुझे अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर मैं डॉग्स में हूँ तो मुझे हार्वेस्ट कर लेना है, ठीक है, अगर मैं स्टार्स में हूँ तो मुझे ज्यादा इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे ही काम करना है। कैश काउज में अगर मैं हूँ तो मुझे क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ानी है। तो जो मैच्योरिटी स्टेज पे आके पीएलसी में मैं अपने डिसीजन लेता हूँ, वही डिसीजन मुझे यहाँ पे भी लेने होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप इंप्लीमेंट कर देते हैं उस स्ट्रेटेजी को, जो आपने स्ट्रेटेजी डिसाइड की है, इस अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले लेते हैं, और अपनी प्रोडक्ट लाइन है उसको आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट लाइन में मुझे इतना, ये प्रॉफिटेबल है, ये प्रॉफिटेबल नहीं है, इसको हमें खत्म कर देना चाहिए, इसमें मुझे एंटर करना चाहिए, यहाँ पे मार्केट ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है। तो ये डिसीजंस हैं जो आप लेते हैं। 7S फ्रेमवर्क में आपके पास 7S दिए गए हैं, जो क्या क्या है, शेयर्ड वैल्यूज, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल्स। यहाँ पे इनको 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हार्ड एस एंड सॉफ्ट एस। अब ये समझते हैं कि है क्या ये जो मैकिन्से 7S मॉडल है ना, ये कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन पे बेस्ड है कि किस तरीके से कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन रहता है। इसका एम यही होता है कि जैसे जैसे आपके लीडर्स हैं कैसे चेंज होते हैं, जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है, किस तरीके से आपके जो लीडर्स हैं वो भी चेंज करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो वो ये 7 एलिमेंट के बेसिस पे अपनी जो भी स्ट्रेटेजीज है वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन है इन 7S पे बेस्ड रहता है। तो ये 7S हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, स्किल, स्टाइल एंड स्टाफ है। अब मेन फोकस क्या है इसका, मेन फोकस इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरकनेक्टेडनेस बताई कि किस तरीके से हमारे जो सॉफ्ट एस है और हार्ड एस है, इनके जो एलिमेंट्स हैं इसमें 7 एलिमेंट्स, वो किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरीके से एक एलिमेंट का इफेक्ट दूसरे एलिमेंट पे पड़ता है, और किस तरीके से एक एलिमेंट अगर अच्छा कर रहा है तो दूसरा एलिमेंट उससे प्रभावित किस रूप में होगा, ये चीज हमें बताई जाती है। इसमें ये क्या बताता है, डोमिनो इफेक्ट बताता है कि अगर एक एलिमेंट मेरा चेंज हो रहा है तो उस दूसरे एलिमेंट में क्या चेंज आएगी, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन है वो प्रॉपर्ली बैलेंस्ड वे में बना रहे। ठीक है, यहाँ पे शेयर्ड वैल्यू को सबसे बीच में रखा गया है, सेंटर में रखा गया है, जो ये बताता है कि जो शेयर्ड वैल्यू है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जो भी हमारी फाउंडर वैल्यूज है उन सभी के लिए। जो बाकी के 6 हमारे एलिमेंट्स हैं उनको बांध के रखता है हमारा शेयर्ड वैल्यू वाला एलिमेंट। तो समझते हैं इसमें है क्या। फर्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, इज द वे इन विच कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड, किस तरीके से कंपनी ऑर्गेनाइज है, क्या चेन ऑफ कमांड है, क्या अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी का रिलेशनशिप है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसको आंसरेबल है, किसके प्रति किसकी अकाउंटेबिलिटी है। ये है हमारा स्ट्रक्चर जो आपको रिलेशनशिप बताता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से किसका किसके के साथ क्या रिलेशन है। फिर उसके बाद है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी हमें नाम से पता है, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि आप एक एक्शन प्लान ऑफ एक्शन लेके चलते हैं ताकि आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिले, कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कितने अच्छे हैं, वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रेटेजी होती है क्या ध्यान में रख के बनाई जाती है, जो कंपनी के मिशन है, कंपनी की वैल्यूज है, उनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी स्ट्रेटेजी है जो फ्रेम करते हैं। फिर उसके बाद है सिस्टम्स। अब सिस्टम्स क्या है,
सिस्टम एक हमें एक चीज पता है कि सिस्टम बनता कैसे है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ के हमारे पास एक सिस्टम बनता है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो क्या इंटेल करता है, सिस्टम एंटेल्स द बिजनेस एंड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, जो वर्क फ्लोज और चेन ऑफ डिसीजन मेकिंग को जोड़ता है। तो ये सिस्टम क्या है कि जो बिजनेस और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का, वो एस्टेब्लिश करता है कि हमारा जो वर्क फ्लो है सारा और जो चेन ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो कैसे एक तरीके से जुड़े हुए। फिर उसके बाद है स्किल्स। स्किल्स क्या है, आपकी कितनी कैपेबिलिटीज हैं। अब आपके पास कुछ, हम बोलते हैं कि इस पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छे है, तो कम्युनिकेशन स्किल क्या, कि बात करने का तरीका इसका अच्छा है, इसको इन्फ्लुएंस करना आता है लोगों को, ये अच्छे से परसुएट कर सकता है, अपने कस्टमर को बना सकता है, ठीक है, जो पोटेंशियल कस्टमर है उनको हमारे यूजर्स के रूप में ये चीज कन्वर्ट कर सकता है, एक्टिव यूजर्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो वो क्या है, अपने स्किल से करता है। किसी में टेक्निकल स्किल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्किल्स को किस कैटेगरी में रखा है, सॉफ्ट एस की कैटेगरी में यहाँ पे रखा हुआ है। तो स्किल्स फ्रॉम द कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द कंपनी दैट एनेबल इट्स एम्प्लॉय टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो स्किल क्या काम करते हैं, एक कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने में हेल्प करते हैं यहाँ पे स्किल्स। तो स्किल्स की ये डेफिनेशन है। फिर उसके बाद देखिए स्टाइल क्या है, एटीट्यूड ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज, जो हमारे सीनियर एम्प्लॉयज हैं कंपनी में, वो उनका क्या एटीट्यूड है, किस तरीके का वो कोड ऑफ कंडक्ट है जो एस्टेब्लिश करते हैं। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि आपको किस तरीके से काम करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो डिफाइन किए गए हैं, वो आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट किस लिए जरूरी है, डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी है, आप किस तरीके से काम करेंगे, बेटर परफॉर्मेंस आपकी आए, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है, आप एक यूनिफॉर्मिटी से काम करें, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है जरूरी है। तो ये जो मार्केट के लीडर, जो हमारी कंपनी के लीडर्स होते हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज हैं, सीनियर एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो चीज यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज पता लगती है कि यहाँ पे इस कंपनी का ये स्टाइल है, जो लीडर्स है, जो मैनेजमेंट लीडर्स है, वो ये स्टाइल को फॉलो करती है। तो लीडरशिप स्टाइल जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो चीज यहाँ पे आती है। फिर उसके बाद है स्टाफ। स्टाफ का मतलब क्या, एक कंपनी में स्टाफ क्या होगा, जो उसके सारे एम्प्लॉयज हैं, कलेक्टिवली उनको स्टाफ बोला जाएगा। तो स्टाफ क्या इन्वॉल्व करते हैं, जो हमारे टैलेंटेड मैनेजमेंट है और जो हमारा पूरा ह्यूमन रिसोर्स है, जो कंपनी के डिसीजन से हम रिलेट करते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग, रिक्रूटिंग या रिवॉर्ड सिस्टम का, वो सारे के सारे जो लोग होंगे वो स्टाफ का जो स्टाफ कंपोनेंट है उसको बनाते हैं। फिर उसके बाद है शेयर्ड वैल्यूज। अब जो मिशंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है, फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं हमारे मिशन, ऑब्जेक्टिव और वैल्यूज। इन्हीं के बेसिस पे तो हम अपना काम करते हैं। जो मेरा मिशन होगा मैं उस मिशन को ही पूरा करती हूँ, ठीक है। मैंने कुछ विजन सोचा हुआ है, मेरे माइंड में कुछ है कि मुझे अपनी कंपनी को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, किस तरीके से मैं लेके जाऊँ, क्या मेरा मिशन रहेगा, ठीक है, क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है शेयर्ड वैल्यू का सभी के सभी एलिमेंट्स को बांधने में, ठीक है, और एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन है उसे तैयार करने में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कि 7S में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसका एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि कोई भी मॉडल होता है आपको उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ने चाहिए। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन है जो बन जाता है। तो एडवांटेजेस क्या है इस मॉडल के, हमने एक चीज पढ़ी, यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, इंटरलिंक्ड है। मतलब क्या है कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी कंपनी के, वो इसको क्या करता है, कोहेरेंट करता है और सिंक मैनर में बना के रखता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आपस में सारे एलिमेंट्स। ये इसके एडवांटेज है। फिर इसके बाद सेकंड चीज क्या है, ये हमें ये पता करने में हेल्प करता है, ट्रैक करते हैं हम कि इफेक्टिवली हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं, जो हमारे की एलिमेंट्स हैं डिफरेंट, हमने 7 एलिमेंट्स डिस्कस किए, इनमें जो चेंजेस आ रहे हैं इनका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो ये चीज जानने में हमें हेल्प कर देता है। थर्ड एडवांटेज इसका ये है, इट इज कंसीडर्ड एज लॉन्ग स्टैंडर्ड थ्योरी। ये ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्ट टर्म में चीजें बताएगा, ये लॉन्ग टर्म पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ये फेमस हो रहा है, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको क्या कर रही है, अडॉप्ट कर रही हैं, क्योंकि आपको लॉन्ग स्टैंडिंग थ्योरी बता रहे हैं। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कुछ यहाँ पे हम फॉलो करते हैं, इस चीज को अडॉप्ट करते हैं, नहीं, ये पूरा लॉन्ग टर्म चलता है आपका। तो यहाँ पे ये इसकी एडवांटेज आती है। फिर यही एडवांटेज इसकी डिसएडवांटेज भी बन जाती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मॉडल है, तो आपके जो शॉर्ट टर्म आपको फ्लक्चुएशंस अगर देखनी है तो वो आप यहाँ से अच्छे तरीके से नहीं देख पाते। फिर उसके बाद क्या है, जो ये मॉडल है, हमने बात की कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन है ना, उसके रिलेटेड है, उसको देखता है कि किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके से अच्छे तरीके से काम हो रहा है, क्या एलिमेंट्स है, जो की एलिमेंट्स उनमें क्या चेंज आ रहे हैं और उसकी वजह से जो इंटरकनेक्टेड बाकी एलिमेंट्स हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है और किस तरीके से वो बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स पे रिलाई करता है ये। तो ये चीज यहाँ पे हमारे लिए डिसएडवांटेजेस प्रूव हो जाती है जब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनल फैक्टर से नहीं बल्कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से जब इन्फ्लुएंस हो रही हो, तो ये जो मॉडल है हमें काम नहीं आता, ये मॉडल हमारी उस चीज में हेल्प नहीं करता है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज थी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई है कि 7
एस फ्रेमवर्क क्या है, किसने दिया था, ठीक है, मिंग किन्से इसका नाम है, ठीक है, मिक किन्से इसका नाम है, मिक किन्से 7S मॉडल इसको बोला जाता है। काफी अच्छा मॉडल है, ठीक है। डिफरेंट इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, सिस्टम, स्किल्स, स्टाफ, स्टाइल और शेयर्ड वैल्यूज, ये चीज इंपॉर्टेंट है। हार्ड एस में और सॉफ्ट एस में क्या चीज आता है वो मैंने आपको यहाँ से दिखाया था, पिक्चर से देख लीजिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो सॉफ्ट एस का पार्ट है, तो या फिर ऐसे बोला जाता है कि बताइए कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो हार्ड एस का पार्ट नहीं है। तो इन चार में से अगर कोई और नहीं होगा, कोई और होगा, तो वो उसका आंसर हो जाएगा कि ये सॉफ्ट का पार्ट बनते हैं, तो ये क्या है, सॉफ्ट एस है और ये हार्ड एस है। तो कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, किसने दिया था, कहाँ पे एप्लीकेबल है, इंटरनल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है या एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखता है। तो इस तरीके से असर्शन रीजन के भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं और मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाले क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई है। आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं मैं, ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सभी आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक है जो सिखाने वाली हूँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। ये टॉपिक कैसा है, ऐसा टॉपिक जो बार बार पूछा जाता है, जो मोस्टली हर बार रिपीट भी होता है, ठीक है। हर बार हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाता है। तो एंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंस ऑफ मैट्रिक्स है क्या? देखिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी काफी तरह के मॉडल्स हैं, काफी तरह की मैट्रिक्सेस हैं जो करवाई हैं, तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए आज एक न्यू मैट्रिक्स आपके सामने लेके आई हूँ जिसका नाम है एंस ऑफ मैट्रिक्स। ये एंस ऑफ मैट्रिक्स क्या काम आती है? ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में काम आती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, उसमें हम ये चीज पढ़ते हुए चलते हैं। इसमें ये आपको हेल्प क्या करती है? ये आपको हेल्प करती है मैनेजर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को ये डिसीजन लेने में कि आपके बिजनेस की ग्रोथ किस तरह से हो रही है और आप कैसे अपने बिजनेस में जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज करके कैसे आप बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हो। कुछ ऐसी चीजें, कुछ अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं जहाँ पे आपको लगता है कि रिस्क हो सकता है, उन चीजों को आप देख सकते हो और उसके बेसिस पे अपना जो डिसीजन है वो बना सकते हो। ये जो एंस ऑफ मैट्रिक्स है, ये दिया किसने था? ये रशियन अमेरिकन आइगोर एंसोफ जी ने दिया था और उन्हीं के नाम पे ये मैट्रिक्स है, जो हमने इनका नाम रख दिया था एंस ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या होता है, ये जो मॉडल है ये हेल्प करता है मार्केटर्स को कि वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सके और अपने रिवेन्यू को बढ़ा सके। कैसे? अपने बिजनेस में न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करके, न्यू मार्केट्स में एंटर करके, और अगर उनको लगता है कि अगर मेरी जो मार्केट है वो भी मैं न्यू ले लूं और एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दूं जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उससे मैं कैसे अपने रिवेन्यू है वो इंक्रीज कर सकता हूँ। तो आप न्यू मार्केट में भी एंटर होते हैं, न्यू प्रोडक्ट के साथ एंटर होते हैं, कभी कभी आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके साथ आप न्यू मार्केट में एंटर करते हैं। तो आपको यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स में 4 केसेस आपको दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, जिसके थ्रू आप अपने डिसीजन है जो ले सकते हैं। इस मैट्रिक्स का एक और नाम है प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, और कभी कभी क्वेश्चन हमारा एंस ऑफ मैट्रिक्स ना आके प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स के नाम से आ जाता है, तो आपको इसका नाम भी ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये मैट्रिक्स बनती है। तो आप ये चीज देखिए, आपके पास एग्जिस्टिंग मार्केट रहेगी और न्यू मार्केट रहेगी, और प्रोडक्ट भी आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रहेगा या न्यू प्रोडक्ट रहेगा। इन 4 केसेस में आपके पास 4 डिफरेंट बॉक्सेस यहाँ पे बने हुए हैं। फर्स्ट क्या चीज है, अगर आपकी मार्केट भी एग्जिस्टिंग है और आपका प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है, तो आप क्या करेंगे, आप मार्केट को पेनिट्रेट करेंगे। इट मीन्स कि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ अपनी जो मार्केट है उसका शेयर है बढ़ाएंगे, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना चाहेंगे। फिर उसके बाद आता है मार्केट डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है कि आपका प्रोडक्ट तो एग्जिस्टिंग है, बट आपके पास आप क्या कर रहे हो, न्यू मार्केट में एंटर हो रहे हो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ। दैट इज मार्केट डेवलपमेंट, कि आप मार्केट को खोज रहे हो, मार्केट को डेवलप कर रहे हो। फिर आता है थर्ड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, आपका न्यू है प्रोडक्ट बट आपकी मार्केट एग्जिस्टिंग है, तो आप एग्जिस्टिंग मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट लेके आते हो। इसका मतलब क्या है कि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हो। फिर फोर्थ एंड द मोस्ट रिस्कीएस्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा है डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि आपकी मार्केट भी न्यू है, आपका प्रोडक्ट भी न्यू है। न्यू मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लेके आना, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। कि जो आप अभी तक चला रहे हो अपने प्रोडक्ट, उनको छोड़ के कोई और प्रोडक्ट लेके आ रहे हो। जिस मार्केट पे आप हो, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो, उस मार्केट के अलावा अलग मार्केट में आप जा रहे हो, तो यहाँ पे होती है डाइवर्सिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया भी, आइगोर एंसोफ ने दिया था 1957 में दिया था, ईयर भी इसका याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये क्या हेल्प करता है मार्केटर और एग्जीक्यूटिव को कि अपना वो रिस्क क्या इनहेरेंट है उसका, ग्रोइंग, अपने बिजनेस को ग्रो करने में जो रिस्क एसोसिएटेड है, जो इनहेरेंट रिस्क है, उसको समझने में ये हेल्प करती है। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है, तो ये लाइन बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। मार्केट में हमें क्या पता लगता है कि हम जब अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं तो हम अंडरस्टैंड कर सके कि किस तरह से हमारी मार्केट है वो काम कर रही है, क्या क्या हमें रिस्क यहाँ पे हो सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमें मिल सकती है।
तो याद रखिएगा ये लाइन को, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपकी मार्केट आप डेवलप करते हो, आप मार्केट को पेनिट्रेट करते हो, डाइवर्सिफिकेशन करते हो या प्रोडक्ट को डेवलप करते हो। तो इसमें क्या क्या चीजें आप इंक्लूड करते हो यहाँ से समझिएगा। मार्केट पेनिट्रेशन में आप क्या करते हैं, आप मार्केट को पेनिट्रेट कर रहे हो, मतलब मार्केट शेयर बढ़ा रहे हो। तो इसमें क्या करते हो, आप सेल्स को ज्यादा करते हो। आपका फोकस क्या रहता है कि मुझे इंक्रीज करनी है अपनी सेल्स, सेल्स के थ्रू रिवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, रिवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, मेरे प्रॉफिट्स भी ज्यादा होंगे। दूसरा आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि जब आप क्या करते हो, आपकी मार्केट तो एग्जिस्टिंग है बट प्रोडक्ट न्यू है, तो आप एक न्यू प्रोडक्ट को लेके आते हो मार्केट में, ताकि आपका जो न्यू प्रोडक्ट है वो अच्छे से काम कर सके। और आपकी मार्केट एग्जिस्टिंग है, आपको पता है कि मेरी ये मार्केट है और इस मार्केट में मेरा ये प्रोडक्ट चल सकता है, तो आप न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हो। फिर होता है मार्केट डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, अब आपने अपनी मार्केट को अच्छे से देख लिया, पेनिट्रेट कर लिया, अब आगे क्या, आगे आप ट्राई करते हो कि इस प्रोडक्ट को और मार्केट में लेके जाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका प्रोडक्ट क्या कर रहा था, सिर्फ एडल्ट्स को केटर कर रहा था। फिर अपने आपने देखा कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है इसको मैं ओल्डर पीपल तक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको मैं चिल्ड्रन सेक्शन तक या एडोलसेंट जो चाइल्ड है उन तक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनको भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप एक मार्केट भी न्यू अब क्या करते हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए ही एक न्यू मार्केट है उसमें एंटर करते हैं। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन। इसमें क्या करते हो, एक न्यू मार्केट में एंटर करने के लिए पे फोकस करते हो, एक प्रोडक्ट भी आप न्यू लेके आते हो कि जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, अब आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से मार्केट में पेनिट्रेशन भी कर लिया अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से न्यू मार्केट में भी एंटर हो चुके हो, न्यू प्रोडक्ट से एग्जिस्टिंग मार्केट में भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हो एग्जिस्टिंग मार्केट में। अब आगे क्या, आगे क्या होता है, एक ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि अब आप मार्केट भी न्यू ढूंढिए और अब आप अपना प्रोडक्ट भी न्यू लेके आइए। एक न्यू मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लेके आएंगे, डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलती है। यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट, इनमें से सबसे ज्यादा रिस्कीएस्ट कौन सा है और सबसे कम रिस्कीएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट रिस्कीएस्ट एंड लेस रिस्की? आपको ये चीजें कमेंट सेक्शन में बतानी है। आई होप आप कमेंट करेंगे पक्का से। चलिए फिर आगे चलते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के फर्दर 2 पार्ट्स है, वन इज रिलेटेड एंड द सेकंड इज अनरिलेटेड। रिलेटेड मीन्स कि आप न्यू प्रोडक्ट तो ला रहे हो, न्यू मार्केट में भी एंटर हो रहे हो, बट आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है ना न्यू, वो आपके पुराने प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड था, तो वो होता है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। फिर होता है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि आपका जो न्यू प्रोडक्ट आप लेके आते हो मार्केट में, वो आपके पुराने प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है, कॉन्ग्लोमरेट है, बिल्कुल अलग है, उसका बिल्कुल भी कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होगा। जो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें से कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट एकदम से अलग है। तो यहाँ पे ये चीज आती है कि डाइवर्सिफिकेशन हम 2 तरह से करते हैं, रिलेटेड और अनरिलेटेड। तो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में मुझे साइनर्जी का बेनिफिट मिल जाता है, बट अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में मुझे साइनर्जी बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो जाता है तो लाइक कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि यहाँ पे डायग्राम के थ्रू क्या बताया गया है कि आप मार्केट को डेवलप कैसे करते हैं। आप न्यू वर्टिकल्स देखते हैं, पोटेंशियल सेल्स देखते हैं यहाँ पे कि आप किस तरीके से अपनी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। न्यू ज्योग्राफीज में आप एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पहले नॉर्थ रीजन में दे रहे थे, अब आप नॉर्थ के साथ ईस्ट रीजन में भी अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। न्यू पर्सन्स के साथ आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप मिलते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, न्यू मार्केट में आप एंटर करते हैं। तो मार्केट डेवलपमेंट में ये कुछ चीजें हैं जो आप करते हैं। फिर मार्केट पेनिट्रेशन में आप क्या करते हैं, अब आप क्या करते हो, अपना मार्केट शेयर बढ़ाते हो, जैसा कि मैंने बताया। तो आप न्यू कस्टमर्स ढूंढते हो, ठीक है। अब रिन्यूअल वॉल्यूम्स हैं जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थी वो बढ़ाते हो। अब आपका प्रोडक्ट एक कस्टमर वीकली परचेज करता था, अब आप ट्राई करोगे कि वो क्या करे, ऑल्टरनेट डेज पे परचेज करना स्टार्ट कर सके। मतलब अगर मेरे कस्टमर वही है जो आपसे पहले से परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट, बट फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाने की कोशिश करते हो। फिर उसमें आप क्या करते हो, आपके एक्टिव यूजर्स जो हैं, डेली एक्टिव यूजर्स हैं, उनको बढ़ाने की बात करते हो। तो ये भी मार्केट पेनिट्रेशन में आता है। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। जब आप एक न्यू प्रोडक्ट लेके आते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट में, तो आप एक न्यू प्रोडक्ट रोडमैप तैयार करते हैं, अमलगमेशन करते हैं प्रोडक्ट के ग्रुप्स का, एक्वायर करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं न्यू प्रोडक्ट को, एक्विजिशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। डाइवर्सिफिकेशन में आप क्या करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है आपके डिफरेंट तरीके से। आप वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया रिलेटेड और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन।